नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ेंगे आज हमारी चित्रित पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर नेताजी का चश्मा। और इससे पहले हमने यहाँ पर जो अपनी कविता कंप्लीट की वो थी संगतकार, और जिसमें आपने देखा कि जो सहायक होते हैं, गायक जो एक सहायक होते हैं, वो किस तरह की उनकी भूमिका होती है और किस तरह से वो बिल्कुल पर्दे के पीछे होकर भी अपने काम को कितने अच्छे से करते हैं, कितने अच्छे से वो अपने काम को निभाते हैं और किस तरह से मुख्य गायक की सहायता करते हैं। तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था और प्रश्न उत्तर मैंने आप लोगों से कहा था कि आप करेंगे, और वैसे भी मैंने यहाँ पर सारे जितने भी प्रश्न उत्तर थे आपके लिए रीड कर दिए थे, बता दिए थे। और मैंने बोला था कि कोई भी यदि डाउट आपको हो चैप्टर में तो उसे आप इस सेशन में क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने पाठ को घर पर पढ़ा हो, पाठ को घर पर लिखा हो और यदि कोई डाउट हो तो उसे आप पूछ सकते हैं। बाकी हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर्स को। तो यहाँ पर स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखी गई ये एक कहानी है जिसका नाम है नेताजी का चश्मा। और ये चैप्टर आपका परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे लास्ट अगर आप 4-5 इयर्स के अगर पेपर उठाकर देखेंगे, सैंपल पेपर उठाकर देखेंगे, तो ये चैप्टर आपका एक पठित गद्यांश के तौर पर और साथ ही प्रश्नोत्तर के तौर पर हर तरह से ये पाठ जो है आपके काम आएगा। आपको एग्जाम में हर तरह से आपको दिखाई देगा। तो आपको इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करना है। चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक सामान्य व्यक्ति, नेताजी का चश्मा, तो इसमें एक सामान्य व्यक्ति है जो कि चश्मे बेचने वाला है और उसकी देशभक्ति को यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से एक आम व्यक्ति के अंदर जो है देशभक्ति की जो भावना है वो किस तरह से भरी हुई है। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। ये पाठ स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखा गया है और यहाँ पर जो लेखक हैं उनका परिचय हम यहाँ पर थोड़ा सा देंगे, क्योंकि हर बार जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी आप किसी चैप्टर को, किसी पाठ को शुरू करते हैं, किसी पाठ को जब आप पढ़ते हैं तो आपको उसके लेखक के बारे में भी पता होना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि ये परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसके लिए तो आपको ये चैप्टर पढ़ना ही होगा, क्योंकि जब आप एक पठित गद्यांश या पठित काव्यांश जब आप पढ़ते हैं तो फिर उसमें आपका जो एक प्रश्न होता है वो यही होता है कि पाठ और उसके लेखक का नाम, या पाठ और उसके कवि का नाम। कविता अगर कविता है तो कविता और उसके कवि का नाम। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक परिचय, इस पाठ के लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। थोड़ा सा यहाँ पर स्वयं प्रकाश जी के जीवन परिचय को पढ़ लेते हैं। स्वयं प्रकाश जी का जन्म 1947 इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। और ये पूरा जो आपका जीवन परिचय है ये एक तरह से यहाँ पर मैंने केवल शॉर्ट में दिया है, और एटलीस्ट आप इतना भी याद कर लें जितना यहाँ पर लिखा हुआ है, और इतना आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने केवल जरूरी चीजें लिखी हैं। आप देख सकते हैं उनके जन्म और उनके कार्य, उनकी उपलब्धियां, उनकी साहित्यिक विशेषताएं, उनकी भाषा शैली, ये सारी चीजें आप, और साथ ही उनकी रचनाएं, तो ये सारी चीजें जो है आप इतना तो जरूर अपनी नोटबुक में लिखें। और बाकी देखिए आप यहाँ पर जो भी जीवन परिचय जो बाकी है उनका, वो सारा आपकी बुक में दिया गया है। तो जन्म 1947 इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। साहित्य 13 कहानी संग्रह इनके प्रकाशित हो चुके हैं अभी तक। कार्य मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन्होंने की और लेखन कार्य भी किया और संपादन का कार्य भी किया। उपलब्धियां, कौन कौन सी उपलब्धियां इन्हें या आप कह सकते हैं प्रमुख सम्मान भी आप कह सकते हैं। तो प्रमुख सम्मान या उपलब्धियां जो इनकी थी वो था एक पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार। और इनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या हैं वो आप जरूर देखिएगा। देखिए साहित्यिक विशेषताओं में मध्य वर्ग के जीवन, जो इनका
जो इन्होंने मध्य वर्ग का जो जीवन यहाँ पर के बारे में बताया है कि जाति और संप्रदाय और लिंग आदि वर्ग भेद तथा शोषण के विरुद्ध लेखन में तत्पर। क्या क्या इन्होंने किया है? एक जो मध्य वर्गीय जीवन होता है उसका चित्रण किया है इन्होंने अपने लेखन में, और जाति और संप्रदाय और लिंग भेद आदि का वर्णन किया है, और साथ ही शोषण के विरुद्ध, जो शोषण के विरुद्ध जो लेखन होता है वो इन्होंने किया है। और जो इनकी भाषा शैली है वो विषयानुरूप है, यानी कि ये किस विषय पर लिख रहे हैं उसी के आधार पर इनकी भाषा शैली भी है। और स्पष्ट कथन है, वर्णन में बहुत ही सूक्ष्मता इनकी देखी जाती है, कि जिस तरह से ये वर्णन करते हैं काफी सूक्ष्मता है इनके वर्णन में। तो इनकी जो प्रकाशित कृतियां हैं, यानी कि इनकी रचनाएं कह सकते हैं आप, तो इनकी रचनाओं में यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया है, आपकी पाठ्य पुस्तिका में भी दिया गया है, तो इनकी रचनाओं में सबसे पहले है मात्रा और भार, जो कि 1975, सूरज कब निकलेगा 1981, आसमां कैसे कैसे 1982, अगली किताब 1988, आएंगे अच्छे दिन भी 1991, आदमी जात का आदमी 1994, आधार चयन 1994, चर्चित कहानियां 1995, अगले जन्म 2002, पार्टीशन 2002, 10 प्रतिनिधि कहानियां 2003, 51 कहानियां 2003, संधान 2006, आधी सदी का सफरनामा 2006, छोटू उस्ताद 2015, और काफी सारे उपन्यास भी इन्होंने लिखे हैं। आप देख सकते हैं, जलते जहाज पर, बीच में विनय, उत्तर जीवन कथा, ईंधन, ज्योति रथ के सारथी, निबंध भी इनके काफी सारे हैं, आप देख सकते हैं, स्वांतः दुखाय, दूसरा पहलू, रंगशाला में एक और दोपहर, एक कहानीकार की नोटबुक, क्या आप सांप्रदायिक हैं, कुछ नाटक भी इन्होंने लिखे हैं, और कुछ रेखा चित्र भी इनके हैं। तो नाटक है फिनिक्स, रेखा चित्र है सफरनामा। तो इस तरह से ये इनकी जो विशेषताएं थी वो मैंने आपको यहाँ पर बताई, यानी कि क्या क्या इन्होंने साहित्य में किया है। सम्मान के लिए मैंने आपको पहले भी यहाँ पर बताया कि जो सम्मान इनके हैं वो राजस्थान का साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला है, विशिष्ट साहित्य सम्मान इन्हें मिला है, वनमाली स्मृति पुरस्कार इन्हें मिला है, सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार इन्हें मिला है, पहल सम्मान इन्हें मिला है, कथाक्रम सम्मान इन्हें मिला है, भवभूति अलंकरण सम्मान इन्हें मिला है, बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला है प्यारे भाई राम सहाय पर। ठीक है, तो इस तरह से इनकी यहाँ पर मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी हैं कि इनके जो जन्म से जन्म, मृत्यु और जन्म, और इनकी रचनाएं और इनकी जितनी भी पुरस्कार हैं, इनकी भाषा शैली जो है वो सारी चीजें यहाँ पर क्लियर कर दी है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ये चैप्टर है, जो ये आपका पाठ है, सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो संदेश दे रहा है, ये पाठ क्या संदेश दे रहा है, जो ये पाठ आपको संदेश दे रहा है, देखिए नेताजी का चश्मा। तो सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर बताया कि किस तरह से एक आम व्यक्ति जो है, एक आम आदमी जो है, उसका क्या योगदान है, किस तरह से वो अपने देश प्रेम को व्यक्त करता है, किस तरह से वो अपने देश के प्रति जो उसकी भक्ति है उसको व्यक्त करता है। तो देखिए, भूभाग से देश नहीं बनता, एक बहुत बड़ा संदेश इस पाठ में मिल रहा है। अगर आप एक तरह से इसे पाठ के एंड में पढ़ें या पाठ की शुरुआत में आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें क्लियर होंगी कि केवल भूभाग से देश नहीं बनता। भूभाग, भूभाग अर्थात ये जो जमीनी पार्ट है, ये जो जमीन का एरिया जो आपको दिख रहा है, केवल इससे देश नहीं बनता। वह तो बनता है देश, एक देश बनता है उसमें रहने वाले नागरिकों से, उसकी नदियों से, उसके पहाड़ों से, उसकी वनस्पति से, उसके पेड़ पौधों से। तो यहाँ पर ये पूरा एक देश जो है हर चीज से मिलकर एक देश बनता है। देखिए, अगर मैं कहूं कि हम एक मकान बना रहे हैं, ठीक है, तो मकान केवल और केवल ईंट और पत्थर का बनता है। अगर उसे घर बनाना है तो उसमें
परिवार होना चाहिए, परिवार के बीच प्रेम होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, सद्भाव होना चाहिए, तभी वो एक घर कहलाता है। तो देश की बात जहां पर आती है तो केवल हम भूभाग का नक्शा बना देंगे कि इतने एरिया में हमारा जो इतना एरिया है उसको इंडिया कहते हैं या इतने एरिया को भारत कहते हैं। तो भारत या इंडिया इस तरह से नहीं बनेगा, देश बनेगा वहां के लोगों के कारण, वहां की नागरिकों या वहां की नदियों के, वहां के पहाड़ों के, वहां के वनस्पतियों की, वहां के पेड़ पौधों से और आदि आदि। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया एक कैप्टन चश्मे वाला है जो कि एक आम आदमी है और किस तरह से वो देश के निर्माण में अपने तरीके से योगदान दे रहा है, अपने ढंग से वो अपने देश के निर्माण में योगदान दे रहा है। तो पाठ का सार केवल यहाँ पर दिया गया है। मैं अभी आपके लिए थोड़ा सा सार यहाँ पर पढ़ूंगी और उसके बाद हम पाठ को पाठ्य पुस्तिका से पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तिका से? क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे कि ये चैप्टर जो है इसकी एक एक पंक्ति आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक एक पंक्ति को जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा भी आएगा पढ़ने में और साथ ही आपको बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में भी आएगा। तो होता ऐसा है कि एक हवलदार साहब जो होते हैं वो हर 15वें दिन यानी कि महीने में 2 बार वो कंपनी के काम से, जो हवलदार साहब है अपनी कंपनी अपनी बटालियन के काम से एक छोटे से कस्बे से वो गुजरते हैं और उस कस्बे में यानी कि छोटा सा कस्बा है और उसका थोड़ा सा चित्रण यहाँ पर किया है कि क्या क्या है वहां पर। तो उस कस्बे में एक लड़कों का स्कूल है यानी कि बॉयज इंटर कॉलेज है, एक लड़कियों का स्कूल है यानी कि गर्ल्स इंटर कॉलेज है, एक सीमेंट का कारखाना भी है, 2 ओपन सिनेमा घर हैं और एक नगर पालिका का ऑफिस है। अब यहाँ पर नगर पालिका का ऑफिस तो है, नगर पालिका भी है, लेकिन यहाँ की नगर पालिका करती कुछ नहीं है। सड़कें पक्की करवाने का काम, कभी शौचालय, कभी केवल कवि सम्मेलन करा दिया। एक तरह से बहुत जो नगर पालिका है बहुत बड़े काम नहीं करती लेकिन छोटे छोटे काम जो है करती रहती है, कुछ ना कुछ वो हमेशा छोटे छोटे काम करती रहती है कि कभी सड़कें बनवा दी, कभी शौचालय बनवा दिए, कभी शहर में कवि सम्मेलन करवा दिया। तो यहाँ पर एक बार जो है एक नगर पालिका के उत्साही अधिकारी ने, देखिए कुछ जो होते हैं ना बहुत देश के लिए कुछ एक तरह से उनके अंदर जज्बा होता है, अपने काम के लिए जज्बा होता है, अपने काम को किस तरह के से अच्छा बनाएं, किस तरीके से अपने काम को वो बेहतर करें, उसके लिए वो कुछ ना कुछ हमेशा करते रहते हैं। तो एक बार एक नगर पालिका का उत्साही अधिकारी जो आए, उन्होंने जो बाजार था वहां का मेन मार्केट जो था उसके चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस जी की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। उन्होंने क्या किया? सुभाष चंद्र बोस जी की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। अब देखिए क्योंकि छोटा सा कस्बा था, छोटी सी नगर पालिका थी, बजट ज्यादा नहीं था, इसलिए मूर्ति बनाने का काम जो गांव का इकलौता हाई स्कूल था वहां के एक शिक्षक को सौंप दिया गया। क्योंकि काफी अच्छे टैलेंटेड थे वो शिक्षक, तो उनको वो काम सौंप दिया गया और मूर्ति सुंदर बनी थी, लेकिन एक ही चीज की कमी थी, उनकी आंख पर यानी कि नेताजी की आंख पर चश्मा नहीं था। तो आपने अभी तक जितनी भी फोटोज देखी होंगी नेताजी की, जितने भी चित्र देखे होंगे नेताजी के, उसमें आपको हर जगह नेताजी की आंख पर जो है चश्मा जरूर दिखा होगा। नेताजी की आंख पर चश्मा आपने देखा होगा कि जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं उनकी आंखों पर हमेशा चश्मा रहता है। तो कुछ इस तरह का दृश्य था कि एक चौराहा था और वहां पर एक सुंदर सी नेताजी की मूर्ति बना दी गई। अब देखिए मूर्ति तो आप देख सकते हैं काफी सुंदर बनी है, लेकिन उसमें चश्मा नहीं था। अब क्या होता है, कैसे उस मूर्ति पर चश्मा लगता है, कैसे वो चश्मा रोज रोज बदलता है, ये सारी बातें हवलदार साहब हमें बता रहे हैं। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं आपकी पाठ्य पुस्तिका से। इस पाठ को पढ़ने का रीजन मैंने आपको बता दिया कि एक एक जो आपके लिए लाइन है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए हम इसको यहाँ से पढ़ रहे हैं। तो जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पर स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय बताया वो आपने पढ़ लिया होगा। बहुत सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताई थी।
उनमें से जो ज़रूरी बातें हैं वो आपने नोट करनी है। तो सब देखिए यहाँ पर ये चीज़ मैंने आपको बताई कि किस तरह से हवालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था कि जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे वहाँ कुछ ही मकान और बाज़ारें कहा जा सके, वैसा एक बाज़ार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था, एक सीमेंट का कारखाना था, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और 2 ठो नगर एक ठो नगर पालिका। तो नगर पालिका जो थी वो छोटी-सी थी लेकिन कुछ ना कुछ काम करती रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। तो तभी इस नगर पालिका के उत्साही बोर्ड के एक प्रशासनिक अधिकारी वहां पर आए और उन्होंने शहर के जो मुख्य बाजार के चौराहे पर, जो शहर का मेन मार्केट है, मुख्य बाजार, अब देखिए जो शहर होते हैं वहां पर आपको कहीं ना कहीं एक मेन मार्केट जरूर आपके शहर में होती है और वहां पर अक्सर जो है आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ अलग वहां पर होता है जिससे कि उस शहर या उस कस्बे की पहचान होती है। तो वहां पर नगर पालिका के जो अधिकारी थे उन्होंने वहां पर एक मूर्ति लगवा दी और वो मूर्ति थी सुभाष चंद्र बोस जी की। संगमरमर की प्रतिमा थी और ये कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, यानी कि ये जो पूरी कहानी यहाँ पर है ये उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उससे भी एक छोटे से हिस्से के बारे में, बल्कि पूरी कविता पूरी मूर्ति के बारे में भी एक पार्ट नहीं है, बल्कि उस मूर्ति के एक छोटे से हिस्से के बारे में ये कविता है, ये कहानी है। तो अब देखिए पूरी बात तो नहीं पता लेकिन देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी न होने के कारण, अब देखिए लेखक कहते हैं स्वयं प्रकाश जी कि उनको भी पूरी बात मालूम नहीं है, उनको भी पूरी बात पता नहीं है क्योंकि ये अंदर की बातें हैं। तो वो कहते हैं कि पूरी बात तो नहीं पता लेकिन लगता है कि देश के अच्छी मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने के कारण और लागत और अनुमान में उपलब्ध बजट बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय उहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। तो यहाँ पर क्या कहते हैं लेखक कि शुरुआत में जो शुरुआत थी जिस टाइम पे मूर्ति बनने की, तो कहते हैं कि मुझे पूरी बात तो नहीं पता कि असल में हुआ क्या था, लेकिन वो कहते हैं कि रीजन अलग अलग हो सकते हैं। जैसे पहला रीजन यहाँ पर उन्होंने दिया कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी शायद उनको नहीं थी और और दूसरा रीजन बताया कि मूर्ति की जो लागत थी उसके अनुमान के अनुसार उनका जो बजट था वो उपलब्ध नहीं था और एक तरह से काफी या तो बहुत ज्यादा यानी कि मूर्ति बनाने का जो बजट था वो काफी ज्यादा हो रहा था तथा काफी ऊहापोह चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और काफी समय जो है ये सोचने में, क्योंकि सरकारी काम है, सरकारी चीजें हैं, तो काफी समय जो है इसी ऊहापोह में और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा कि बनाई जानी चाहिए या नहीं बनाई जानी चाहिए, परमिशन ली गई होगी और बोर्ड की शासना अवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। यानी कि एक टाइम पे जब पैसा समाप्त होने को है और शासना अवधि समाप्त होने को है बोर्ड की और तो उस टाइम पे घड़ियों उस अंतिम जो घड़ियां थी जब एक तरह से जो जीत रहे थे जो नगर पालिका में आ रहे थे उनके जो ट्रांसफर की, तो शायद उस टाइम पे उन्हें बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लेना पड़ा। तो वो कहते हैं कि बोर्ड की शासना अवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय कर लिया होगा। तो वो कहते हैं कि अगर जब उन्होंने देखा होगा इतनी सारी चीजें तो उन्होंने किसी जो बोर्ड है, जो बोर्ड बैठा हुआ है उसके ही किसी स्थानीय जो कलाकार हैं, ठीक है, जो आसपास के जो कलाकार हैं उनको ही अवसर देने का निर्णय लिया होगा। अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर वो कहते हैं कि अंत में
इकलौते जो पूरा बोर्ड था, अ, जो बोर्ड की जब शासनावधि समाप्त हुई थी, तो बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार, जब शासनावधि समाप्त हो गई तो उस टाइम पे फिर किसी स्थानीय कलाकार को, जो लोकल होते हैं काम करने वाले, उनको बुलाकर, और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में, अब बोर्ड की ही शासनावधि जो है समाप्त हो रही है, ऐसे समय में कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। यानी कि जब उन्होंने ऐसे टाइम पे एक स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का सोचा होगा। और वो कहते हैं कि अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, वो कहते हैं कि इसके पश्चात जो एक तरह से कस्बे का इकलौता हाई स्कूल था, उस हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर का मान लीजिए मोतीलाल जी को यही काम सौंप दिया गया हो, जो दिन भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे हैं। तो वो कहते हैं जैसा कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की है। मूर्ति किस चीज की है? संगमरमर की है। टोपी नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची है, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर सी। नेताजी सुंदर लग रहे हैं और कुछ न कुछ मायूस और कमसिन। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा आदि चीजें याद आने लगी हैं। इस दृष्टि से यह सफलता और सराहनीय प्रयास है। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। लेखक कहते हैं कि एक मूर्ति जो है जिसको देखकर हमारी आंखें जो है ठटक गई, हमारी आंखें जो है 1 मिनट के लिए रुक गई। तो कहती हैं ऐसा क्या होगा इनमें, यानी कि नेताजी का जो चश्मा है वही तो है, तो संगमरमर का नहीं था, क्योंकि वो तो उनके दादाजी का है, और वो फिर किसी तरह का भी हो तो उसको वो ले लेंगे। चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम, जब उन्होंने क्या किया, बहुत सारे चश्मे ट्राई किए कि इन लेखक पे कौन सा चश्मा ढंग से आ पाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कस्बे से गुजरते चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने किसी लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की और लेकिन चश्मा रियल का। तो यहाँ पर देखिए वो कहते हैं कि किस तरह से जब उन्होंने दोबारा ज्वाइन करने की कोशिश की, दोबारा उन्होंने कोशिश की, तो हवालदार साहब जो है उन्होंने कस्बे और चौराहे पर वो जब पान खाने के लिए रुके, तो उन्होंने ये लक्षित किया और एक कौतुक भरी मुस्कान से देखा कि ये आइडिया भी ठीक है कि मूर्ति पत्थर की और चश्मा रियल का, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने जब भी वो वहां पर होते थे तो वो क्या करते थे, सबसे पहले एक चश्मा निकालकर नेताजी की मूर्ति पर लगा दिया करते थे। तो वो कहते हैं कि चश्मा रियल है कि पत्थर रियल? तो कहते हैं चश्मा आपका एकदम ताजा है, या आपका जो पत्थर है वो एकदम अच्छे से जो यहाँ पर जो पत्थर है वो कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर जीप अब वो कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। वो ये सोचते रहे कि यहाँ पर कैसे हो सकता है कि चश्मा रियल, कैसे चश्मा रियल का लगा हुआ है लेकिन पत्थर जो है वो कैसा है, मूर्ति कैसी है, पत्थर की है। तो जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ी। अब वो वहां पर ज्यादा देर के लिए नहीं रुके हुए थे, वो केवल थोड़ी देर के लिए रुके हुए थे। तो जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई और तभी हवालदार साहब जी जो हैं वो मूर्ति के बारे में सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर निकले कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय कहा जाना चाहिए। तो इससे पता चलता है कि इस कस्बे में कितने जो है समझदार, कितने जो है पढ़े लिखे व्यक्ति जो है रहते हैं, और सबसे मेन बात है कि इस एरिया में कितने आपके जो, यहाँ पर उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर इस कस्बे में कितने जो देशभक्त रहते हैं। महत्व
मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं है। तो उस टाइम पे हमने बिल्कुल नहीं देखा कि इसके कपड़े कैसे हैं और इसका रूप कैसा है। तो ये चीज हमने नहीं देखी। उस भावना का, यानी कि यहाँ पर महत्व है उस भावना का। कौन सी भावना का? वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती है। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि सबसे जो मेन पार्ट है वो है इस भावना का। वरना तो देशभक्ति में भी आजकल मजाक की चीजें होती है। यानी कि मजाक की चीजें कैसे हो सकती है देशभक्ति में? तो यहाँ पर लेखक कहते हैं दूसरी बार जब हवालदार साहब उधर से गुजर रहे थे तो उन्होंने मूर्ति में कुछ उन्हें अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर था, अब तो तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हलदार साहब का कौतुक और बढ़ा। और वाह भाई क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जो व्यंग है वो भी किया गया है कि जो मूर्ति आपने बनाई गई है आपके द्वारा, जब वहां पर उन्होंने देखा कि मूर्ति में कोई अंतर नहीं है, ध्यान से पाया कि अब लेकिन जो चश्मा है वो दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम का चश्मा था, अब तार के फ्रेम का चश्मा है। और हवालदार साहब का जो आश्चर्य है, जो कौतुक है, वो बढ़ गया। और वो कहते हैं वाह भाई, मूर्ति कपड़े तो नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा जरूर बदल सकती है। तो फिर वो कहते हैं तीसरी बार फिर नया चश्मा, यानी कि जब वो 15 दिन बाद फिर आए तो उन्होंने क्या देखा? 15 दिन बाद उन्होंने फिर से देखा कि उस पर दूसरा चश्मा, यानी कि नया चश्मा, अलग चश्मा जो है लगा हुआ है। फिर जब वो तीसरी बार आए तो उन्होंने फिर से देखा कि चश्मा बदला हुआ है। अब तो हवालदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना, मूर्ति को ध्यान से देखना और एक बार फिर कौतूहल उठा हो तो पाने वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है? तुम्हारे पिताजी का चश्मा, तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदलता है? तो वो कहते हैं कि एक बार जो है हवलदार साहब को जब इसकी आदत पड़ चुकी थी कि ये जो चौराहा है यहाँ पर जो मूर्ति लगी हुई है वो मूर्ति जो है क्या होती है, हर बार बदलती रहती है। उसमें चश्मा लगा हुआ है, वो हर बार चश्मा बदलता रहता है। और उसी टाइम जो एक कौतूहल दुर्मनीय जो एक यहाँ पर पान वाले के लिए ही पूछा गया कि क्यों भाई क्या बात है, तुम्हें या नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? तो जो पान वाला था, ठीक है, पान वाला जो था, पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। अब देखिए जो पान वाला है लेकिन उसके खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ रहता है और वह काला, मोटा और खुश मिजाज व्यक्ति है। यानी कि काला तो है ही, थोड़ा सा मोटा भी है और खुश मिजाज भी है। और हवलदार साहब का जो प्रश्न सुनकर वो आंखों आंखों में हंसता है और उसकी तोंद भी थिरकती है, यानी कि काफी मोटी उसकी तोंद है और जब वो हंसता है तो इस तरह से उसकी तोंद भी थिरकती है। कैप्टन चश्मे वाला करता है। तो उसने क्या कहा तुरंत कि ये काम तो कैप्टन चश्मे वाला करता है। वो उन्होंने उस इंस्पेक्टर ने कहा कि उन्होंने जो यहाँ पर जो हवलदार साहब थे, कैप्टन जो थे, उन्होंने कहा क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं आए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब तक भी नहीं समझ पाए, यानी कि उनको नहीं पता कि जो कैप्टन है वो क्यों चश्मे चेंज करता है। कोई ग्राहक आ गया समझो। अब देखिए जो वो पान वाला है ना, वो एक्सप्लेन कर रहा है, वो बता रहा है कि मान लो कभी कोई ग्राहक आ गया और वो ग्राहक जो है उसे चौड़े चौखट चाहिए, तो फिर वो कैप्टन किधर से लाएगा? वो मूर्ति को दूसरा चश्मा दे देता है और मूर्ति से चश्मा लेके उसको दे देता है। और एक तरह से इधर उधर करके उसने काफी जो है अच्छे से यहाँ पर चीजों को
ऑब्जर्व किया है, चीज़ों को देखा है। अब देखिए अगर आप पहली बार किसी कस्बे से जाते हैं, गुज़रते हैं, तो फिर आपको आने तक का याद नहीं रहता रास्ता। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से जो यहाँ पर हवलदार साहब हैं, वो कैसे उस जो चश्मे वाला कैप्टन है, उसको कैसे वहाँ पर देखते हैं और क्या कुछ होता है आगे इस कहानी में, उसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो आज का सेशन जो है हमारा यहीं पे समाप्त होता है, तब तक तो किस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की। तो बाकी का जो यहाँ पर टॉपिक है कि किस तरह से यहाँ पर जो चश्मे वाला है, वो कैसे रोज़-रोज़ चश्मे चेंज करता है, क्या वो सचमुच का कैप्टन है या कोई स्वतंत्रता सेनानी है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।